जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। सही बच्चा के सेशन में जल्दी से जुड़ जाएं। अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। सभी एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, परफेक्ट है। एक बार जल्दी से सभी बच्चे कंफर्म करें। चलो क्लियर है भाई, क्लियर है ना। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की इन बेहतरीन लाइंस के साथ। आज आपको दिख रहा होगा भाई, बिल्कुल कलरफुल माहौल है। कहता है हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा कर। खुद पर जो विश्वास है, जो बिलीफ है, वो आपने अपने आप पर रखना है। कहता हूं जो सेल्फ बिलीव है वो आपको अपने आप अपने ऊपर रखना है। हमेशा ये मानकर चलो और ये ठान कर चलो कि जो सीट है ना वो मेरे लिए बनी है और वो सीट मेरी पक्की है भैया, ना। जो शिक्षक का जो पद है वो मेरे लिए एक पक्का है। अपने ऊपर आपको ये सेल्फ बिलीफ रखकर और फिर तैयारी में आपने जुट, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, स्टार्ट करते हैं। और जो भी बच्चे ने अभी तक यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैथ्स बाय हिमांशु सर टेलीग्राम चैनल है, आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, सरलीकरण से सवाल है। आपको दिख रहा है कि जो आपको सामने क्या दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है। और ये भिन्न हमारा क्या है, लंगड़ा भिन्न है ना। ये हमारा लंगड़ा भिन्न है भाई। लंगड़े भिन्न से सवाल आया है। देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर कर पा रहे हैं। 30 सेकंड का समय आप सभी के लिए ये रहा। चलिए जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, है ना। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, शाहिद मैं बढ़िया हूँ बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए ओके, चलो गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत। जल्दी से आंसर करो, सभी के सही बताओ क्या आंसर आएगा। समय होता है जी यहाँ पर समाप्त। आते हैं जरा इस सवाल पर, देखो क्या कह रहा है। आपको इस तरीके से दे रखा है, देखो मैंने आपको बताया हुआ इस सवाल को चमकाने का एक बेहतरीन तरीका है कि वो कितना भी बड़ा इस तरीके से सवाल दे दे, आपको मात्र नीचे पर आना है। नीचे का क्या है, 1/8। कैसे करेगी समझ। पहले मतलब ऊपर क्या लिखा है, 1, तो जो ऊपर 1 लिखा है उसको आप पहले लिखिए। नीचे क्या लिखा है, 8। नीचे क्या है, 8। उस 8 को आप बाद में लिखिए। क्या बात समझ रहे हो। यानी कि जो ऊपर आया उसको पहले लिखा, जो नीचे आया उसको बाद में लिखा। ठीक है। आप ये देखिए कि यहाँ पर कितने सिंबल हैं, कितने ऑपरेशन है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी, आप बोलो कितने हैं, 2 हैं। 2 हैं तो आप इसके बाद 2 लाइनें डाल दो इस तरीके। बात समझ में। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, प्लस का 1, मतलब 1 प्लस हो रहा है तो यहाँ पर +1 लिखो। फिर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है तो फिर यहाँ पर +2 लिखो। बस आपने इस तरीके से करना है। यानी आपने यहाँ जो अंतिम संख्या है उसी के आपने ऊपर डालकर लिखना है, +1 और +2। अब देखो फंडा क्या रहेगा। हम ये जो संख्या लिखी है, इस संख्या से इस जिसके ऊपर लिखी है उसका गुणा करेंगे और ये सिंबल हमें बताएगा कि गुणा करने के बाद में जो संख्या आएगी उसको हमें आगे वाली संख्या में जोड़ना है या घटाना है। जैसे 8 एकम 8, तो 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना आया, 9 आया। अगर माइनस होता तो 8 एकम 8 में से 1 घटाकर 7 लिख। समझ में आ रही है बात। आगे इस तरीके से 9 का 2 से गुणा, 9 दूनी 18, और फिर ये प्लस बताएगा कि मैं 18 में 8 जोड़ूंगा, यानी इससे पहले वाली संख्या जोड़ेंगे। तो 18 में 8 जोड़ा, कितना आया, 26। अब बस जो पहले आया उसको ऊपर डालो, जो बाद में आया उसको नीचे डालो, और यही अपना उत्तर है 9/26, यानी विकल्प ए अपना करेक्ट आंसर। ए इज द राइट आंसर। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। भाई मैं देख पा रहा हूँ किसी का भी यहाँ पर आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, बहुत गलत बात है भाई, किसी ना किसी का तो आंसर आना चाहिए था। तो जल्दी से कंफर्म करो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। क्लियर है, परफेक्ट है। चलिए तो सेशन को शेयर कर दीजिए सभी के सभी। ओके ओके, एक बार चेक कर रहा था भाई सेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आने रुक जाते हैं ना तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़नी शुरू कि भैया ऐसा क्या हो गया।
कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है। अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ। निम्नलिखित में से भुजाओं का कौन सा युग्म त्रिभुज बना सकता है? ठीक है जी। तो आपको 3 भुजाएं दे रखी है, उन 3 भुजाओं की लंबाई बेसिकली दे रखी है और आपसे कह रहे हैं कि बताइए इनमें कौन सा त्रिभुज बना सकता है। अब कई बच्चों को ये लगता है कि मेरे पास कोई भी 3 लाइनें दे दो सर, मैं उससे त्रिभुज बना दूंगा। ऐसा हर जगह संभव, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ मायने होते हैं, उन्हीं मायनों के आधार पर, उन कंडीशंस के आधार पर हमें आंसर करना है ना, कि हमारा आंसर कौन सा होगा, कौन सा विकल्प इसमें करिए। आंसर करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 30 सेकंड का टाइमर सेट है आप सभी के लिए। साधना गौंड कह रही है अब क्लास ज्वाइन की है, नोटिफिकेशन नहीं मिला था। बेटा जी कहाँ सोए हो, हमने बोला ना आपको मैथ्स बाय हिमांशु सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। हर क्लास में आपसे कहता हूँ मैथ्स बाय हिमांशु सर, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेटा, कॉल करके बुलाया जाता है घर पर। यहाँ ये जो जितने बच्चे आए हैं ना, इन सबका नंबर है मेरे पास। ठीक है, हाँ, तो हर एक बच्चे के पे फोन पे ना कॉल जाता है कि भैया 12 बजे वाली क्लास है और अब आ जाओ। टाइम भी फिक्स है भैया, बिना कॉल के आ जाया करो। देखो क्या कह रहा है, तो इसका नियम क्या कहता है, नियम समझते हैं। देखो अगर आपके पास एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है मान लो, इसकी बी है, उसकी सी है, तो नियम ये कहता है कि कोई भी दो भुजाओं की लंबाई का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। कहने का मतलब a प्लस बी सी से बड़ा होगा, b प्लस सी ए से बड़ा होगा और a प्लस सी बी से बड़ा होगा। ये कंसेप्ट है। साथ ही साथ कोई भी दो भुजाओं की लंबाई का जो अंतर है वो तीसरी से छोटा होगा, यानी ए सी का अंतर बी से छोटा, बी सी का अंतर ए से छोटा और ए बी का अंतर सी से छोटा। ये कंसेप्ट है। तो जो योगफल है दो भुजाओं का वो तीसरी से बड़ा और जो अंतर है दो भुजाओं का वो तीसरी से छोटा। ये फंडा ध्यान में रखना है। अब यहां पर आओ, बोलो 2 और 8 कितना बन रहा है 10। भैया 16 से बड़ा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। आगे 12 16 28, 28 20 से बड़ा, 16 20 36, 36 12 से बड़ा, 12 20 32, 32 16 से बड़ा। यही है राइट चॉइस बेबी। आगे बढ़ लो, आगे देखो 7 और 12 19, 19 19 बराबर आ रहा है ना भैया, बड़ा होना चाहिए था, गलत है। 5 6 11, ये तो छोटा रह गया 13 से, तो ये भी आंसर नहीं है, बी अपना आंसर। अंतर देख लो, अंतर वाला भी मान, वो जो अंतर वाला जो नियम है वो भी यहाँ पे अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। यही 3 भुजाओं का युग्म आपका त्रिभुज बनाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से पढ़िएगा। सिंपल इंटरेस्ट से सवाल है, साधारण ब्याज से सवाल है। आपको ब्याज दर निकालनी है, ब्याज दर यानी x प्रतिशत, x का मान आपने निकालना है और फिर आपने इसमें पुट करके अपना आंसर देना है। चलो देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर कर पा रहे हैं। भाई उड़ाओ क्वेश्चन को, चलो बेटा मेरे शेर और शेरनी उड़ा दो जल्दी से क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। चलो चमकाओ जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुजीत, गोपाल, नेहा, साधना, पिंकी, आई है पिंकी भी आई है। चलो भाई पिंकी आई है। और देखो, अच्छा देखो यूट्यूब भी कितना स्मार्ट है। पिंकी ने कोई लोगो नहीं लगा रखा, पिंकी के ना नाम पे सिर्फ ऐसे है पी, लेकिन जो सर्कल है ना वो कलर पिंक पिंक हो रखा है। समझ रहे हो कितना दिमाग है यूट्यूब के अंदर। पिंकी से ही पहचान के इसको मैं पिंक करूंगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। कुछ चीजें होती हैं भाई, देखो ये नोटिस करा करो, है ना, यूट्यूब भी मतलब ध्यान रखता है आप लोगों का, है ना। देखो भाई 4200 रुपए x प्रतिशत की ब्याज दर पर दिए जा रहे हैं 3 वर्ष के लिए, जो कि 5586 हो जाते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, 5586 हो रहे हैं 4200 से, तो भैया जादू थोड़ी हुआ होगा, अरे ब्याज ही तो जुड़ा होगा। अरे हाँ की ना, बोलो कितना ब्याज जुड़ा है। देखो 6 में से 0 गया 6 और 8 में से 0 गया 8 और 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 4 गया 1। भैया इतना ब्याज जुड़ रहा है, 1386 का ब्याज जुड़ रहा है। और आपने मात्र ये पकड़ना है, ये 1386 जो है ये 4200 का कितना प्रतिशत है, इसका 4200 का कितना प्रतिशत है। और जितना प्रतिशत होगा वो हमें कुल ब्याज बता देगा कि कितना ब्याज उस पर लग रहा है। 4200 से 5586 हुआ, इतना ब्याज लग रहा है। अब यही ब्याज में प्रतिशत में निकाल लूंगा, लेकिन अगर मुझे ब्याज दर चाहिए तो ये तो 3 साल का ब्याज है, मुझे तो 1 साल का ब्याज देखना है, तो मैं इसको 3 से भाग कर दूंगा। बस ये करना है आपने और अपना x का मान आ जाएगा। तो भैया x का मान चेक करो, देखो 3 8, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 चौके 12, 1 बचा, 3 6 18, 3 दूनी 6। ठीक बेटा, अब देखो 2 0 से 2 0 चलेगी, 42 एकम 42 और 42 एकम 42, यानी x का मान 11% आ गया। x का मान 11 है, यहाँ 11 डालो, 11 दूनी 22, 22 और 1
23, 23 का आधा करो, 23 का आधा करो कितना आएगा 11.5, 23 का आधा करो कितना आएगा 11.5, यानी विकल्प डी अपना करेक्ट आंसर है। 11.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। x का मान 11 आया, 11 मैंने x के मान पर डाल दिया, 2x + 1/2 में 11 दूनी 22, 22 और 23, 23 का आधा 11.5। अरे क्लियर है क्या, समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? एक बार दिल के बटन पे क्लिक तो करो, लाइक के बटन पे क्लिक तो करो, जल्दी से बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। हाँ, डी सभी का आंसर आ रहा है, जल्दी से बोलो। टेक, पिंकी, सना, चलो भाई रूबी का आंसर डी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखो क्या कह रहा है आपसे, सुनिएगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 20% कम हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा, प्रतिशत में आपने बताना है। चलो भाई बताओ क्या आंसर आएगा, उड़ाओ क्वेश्चन को। 20 सेकंड का टाइमर सेट है भाई, यहीं सेट कर देते हैं। चलो 20 सेकंड का टाइमर सेट है। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा में 20% की कमी आती है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये बताइए। चलिए जल्दी से आंसर करें, बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए बेटा जी, 20% कम हो जाता है। एक बात बताओ मुझे कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भी भुजा क्या ए, और इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 और साइड इंटू साइड, यानी ए इंटू ए, इस तरीके से। अब देखिए जब हम क्षेत्रफल में बदलाव देखना चाहते हैं तो इनकी भुजाओं में बदलाव आया, तो ये तो कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, इसको हटा दो, ये कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ किससे है, ए और ए से। तो अगर आपके पास दो टर्म दे रखे तो यहीं से चमका देते हैं। ये 20% से बढ़ा तो 20%, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, 100 पर 20 की बढ़ोतरी तो 120%, यानी 120/100। फिर से 20 की बढ़ोतरी यानी 120/100। तो आप मात्र ये देखोगे यार प्रतिशत पर बदलाव देखना है, यानी 100 पर बदलाव देखना है। 100 को नीचे छोड़िए, 0 से 0, 0 से 0, 12 का 12 से गुणा किया 144 ऊपर और 100 नीचे। देखो कोई चीज जो पहले 100 थी अब वो 144 हो रही है, तो कितने से बढ़ी, 44 से बढ़ी, यानी 44%। ओहो कटौती आई है, वो कटौती आई मैं बढ़ा रहा हूं। देखो भाई 80/100 होगा, है ना, 80/100, 100 में से 20 घटाएंगे, 80/100, 80/100 भाई। तो 2 0 से 2 0 चली गई, 100 नीचे छोड़ दिया, 8 8 64, 64/100। अब देखो यहां से ना बढ़िया बात ये हुई, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखो जब ऊपर बढ़ रहा था तो मैंने देखा कितना बढ़ रहा है, अब यहां कम हो रहा है तो मैं देखूंगा कितना कम हो रहा है। यार 36 से कम हो रहा है, जितने से कम हो रहा है उतने प्रतिशत की कटौती, उतने प्रतिशत की कमी आ रही है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, 36%। क्लियर है, बोलो हाँ की ना। अगला सवाल, चलो भाई चमकाओ जल्दी से, बताओ क्या आंसर आएगा। कह रहे दिए गए अर्धवृत्त में ए बी क्या है, एक व्यास है, तो आपको कोण सी ए बी आपने बताना है, सी ए बी। चलो भाई जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, उड़ाओ क्वेश्चन को, बताओ क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर सेट है, आंसर करिए बेटा सभी के सभी, बताइए क्या आंसर आएगा। चलो आओ जरा, देखो क्या कह रहा है। अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है, दिए गए अर्धवृत्त में ए बी क्या है, व्यास है, कोण सी ए बी आपने ज्ञात करना है। देखो बेटा
आपको पता होना चाहिए कि अगर ये व्यास है तो आपके पास ये जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये आपका सेमी सर्कल पे जो कोण बनता है वो कोण होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं 90 डिग्री का ना, ये 90 डिग्री का नहीं है, ये 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है। अब ये 60, ये 90, और तो बताओ ये कितना हो जाएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो 90 और 60 अगर 150 हो गया तो इसको पक्का 30 होना पड़ेगा, इसकी मजबूरी है, क्योंकि कुल योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको CAB चाहिए था, तो बताओ ये पूरा कोण कितना हो गया, 30 और 35 यानी 65 डिग्री, यानी विकल्प बी अपना करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने कहता है, प्राथमिक स्तर पर आकृतियों के निम्नलिखित में से किस पहलू पर विचार नहीं किया जाता है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, यानी प्राथमिक स्तर पर हम विद्यार्थी को यानी बच्चे को क्या नहीं पढ़ाते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करें। तो पैटर्न है, कोण है, समिति है, या फिर चौपड़ है ना, या टेसिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग टाइलिंग भी कहते हैं, टेसिलेशन भी कह सकते हैं या फिर टाइलिंग भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी हम इसको चौपड़ या फिर टाइलिंग कह सकते हैं। चलिए भाई जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। उड़ाओ जल्दी से, अरे बेटा टाइम नहीं लेना। मुझे एक बात बताओ, आप प्राथमिक स्तर पर क्या पढ़ाया जाता है, क्या क्या पढ़ाया जाता है। देखो पैटर्न पढ़ाया जाता है, ठीक है, समिति सिमेट्री आपको पढ़ाई जाती है, चौपड़ यानी टेसलेशन पढ़ाया जाता है, कोण यहां पर नहीं पढ़ाया जाता। तो कोण हमारे यहाँ पे गलत है, मतलब ये नहीं पढ़ाया जाता, तो यही अपना आंसर होगा, डेट इज एंगल। ठीक है, तो एंगल हमारा करेक्ट आंसर होगा, कोण हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी है ना। डी, अरे ये थोड़ी है डी, अरे डी पढ़ाया जाता है भैया, NCERT के अंदर टेसलेशन दे रखा है, चौपड़ दे रखा है ना। आपकी 1 से 5वीं की जो किताब है वहां चौपड़ दे रखा है, टाइलिंग दे रखा है। मैं पढ़ाता भी हूं आप लोगों को टेसलेशन, चौपड़। ठीक है, तो ये आपका पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो बेटा टेसलेशन के ऊपर ही सवाल आ गया। तो टेसलेशन में जो चौपड़ होता है उसका प्रयोग किन सतहों पर होता है। तो कर्व्ड पर होता है, फ्लैट पर होता है, सर्कुलर पर होता है, या फिर सभी पर। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, उड़ाइए क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर करिए। चौपड़ का जो प्रयोग है वो कैसी सतह पर होता है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक, बताइए क्या आंसर आएगा। अब चौपड़ होता है क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूं चौपड़ किस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर फेस है, स्क्वायर मान लो स्क्वायर टाइल है एक तरीके से, तो आपने इस टाइल को इस तरीके से चिपका कर इस तरीके से लगा दिया, तो ये आपका चौपड़ बन गया, ये आपका टाइलिंग बन गया। मेरी बात समझ रहे हो। तो घरों के अंदर जो टाइलिंग होती है, हम इसको टाइलिंग क्यों कहते हैं, घरों के अंदर जब फर्श पर टाइलें बिछाई जाती हैं तो ऐसे थोड़ी होता है कि एक टाइल को ऐसे बिछाया और फिर 1 फुट की दूरी पर दूसरी बिछा दी ना, बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ता, बिल्कुल चिपका कर लगाता है। और हम चाहते भी बिल्कुल चिपका कर लगे, है ना। तो यहां पर ना बिल्कुल गैप नहीं होता, टेसलेशन की कंडीशन होती है, यहां कोई गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कैसे बन सकता है, वो स्ट्रेट लाइन से ही बन सकता है, वो कर्व लाइन से ही बन सकता है। ठीक है, वो ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो फिर ये बाद में जो है ना, ये दूसरे वाले हम एरिया से ढक सकते हैं, तो ये भी एक टेसलेशन बन जाएगा। तो कैसे ही बना सकते हैं, कितने प्रकार की लाइनों से बना सकते हैं। अब मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो काफी बच्चे मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, ऑल की तरफ जा रहे हैं, कुछ बच्चे फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब बात को ध्यान से समझना बेटा, रेखाएं जो होती हैं वो कैसी भी हो सकती हैं, वृत्ताकार यानी सर्कुलर हो सकती है, घुमावदार यानी कर्वीलीनियर हो सकती हैं, कर्व्ड हो सकती हैं, फ्लैट यानी सपाट हो सकती हैं, लेकिन यानी स्ट्रेट होती हैं, फ्लैट तो नहीं थी, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। लेकिन जो सरफेस है, जो सतह है, वो ऑल नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फ्लैट आएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, सपाट सतह पर सिर्फ आपका चौपड़ बनाया जाता है। टेसलेशन जो टाइलिंग होती है वो आपकी फ्लैट सरफेस पर होती है। कईयों को ये भ्रांति है, कई ये सवाल को गलत बार के आते हैं, उनको दिखता है यार ऑल दिख गया, उनको ऐसा लगता है ऑल तो ऐसा है कि बस मतलब उसी को मार्क कर दो, हमारा सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो फ्लैट हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। अच्छा, फ्लैट से ध्यान में आया कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मेरी क्लास में एक लड़का था, तो होता है ना किसी के पीछे ये जो पूरा पीछे का जो पोर्शन होता है उसका था बिल्कुल फ्लैट था, उसका बिल्कुल फ्लैट था। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे सपाट बोला, लेकिन उसको क्लास में सब बोलते थे चपटा उसको बोलते थे चपटा, मतलब उसका नाम सौरभ था बेसिकली। ठीक है, लेकिन जब भी उसको बुलाते थे तो कहते थे वो चपटे इधर आ, वो चपटा है, तो वो बेचारा उसका नाम ही पड़ गया था चपटा।
समझे? तो ध्यान रहेगा आपको ये इस कहानी के माध्यम से, चपटा यानी फ्लैट पे ही बेटा टेसलेशन होता है। ठीक है, चलो भाई इस सवाल पर आते हैं। तीन बहुभुज जो एक नियमित चौपड़ बना सकते हैं वे त्रिभुज वर्ग। लो भाई, अब आपके सामने टेसलेशन के ऊपर ही सवाल आ रहे हैं। रेगुलर टेसलेशन नियमित चौपड़ किन से बनता है? तो त्रिभुज से बनता है, वर्ग से बनता है, और एक और आपके पास आकृति होती है, तो वो क्या होती है? हेक्सागन। वो क्या होती है? हेक्सागन से बनता है। देखो हेक्सागन से चौपड़ कैसे बनेगा? ये इस तरीके से, ये आपका है, और इस तरीके से हमने इस तरीके से क्या कर रहे हैं? टेसलेट करते जा रहे हैं, है ना, चौपड़ बनाते जा रहे हैं। ये बेटा ये इस तरीके से ये आपका चौपड़ जो है ये बनता रहेगा, समझ रहे हो? तो ये टेसलेशन होगा। ठीक है, ये आपका हेक्सागन से बनेगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लेना, बात समझ में आ गई होगी आप सभी को। ठीक है, तो हेक्सागन आएगा यहां पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है, कक्षा चौथी के छात्रों को 1/10 1/100 से बड़ा है, इसको समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त की बात कही जा रही है, सबसे उपयुक्त की। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। टेसलेशन क्या होता है सर? बी के सुगंधा। सेशन लूंगा तब समझा दूंगा सुगंधा। ठीक है, एक सेशन ले लूंगा मैं एनसीईआरटी पर आधारित, आपका जो भी टर्म्स दे रखी हैं, तो एक सेशन ले लेंगे आप सभी के लिए, तो वहां पर समझा दूंगा टेसलेशन, समझा क्या दूंगा, बिल्कुल घुसा दूंगा, दिखा दूंगा। ठीक है, कैसा होता है, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उनको पता भी होगा, पढ़ा भी होगा उन्होंने मुझसे टेसलेशन। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहां पर देखिए काफी मेरे पास आंसर आ रहे हैं। हाँ, नंबर चार्ट ऑप्शन नंबर बी की तरफ काफी बच्चे जा रहे हैं, कुछ डी की तरफ जा रहे हैं। बेटा एक बात समझना, ये जो नंबर चार्ट कर रहे हैं ना, यहां पर सबसे उपयुक्त पूछा है। कहने को तो ये भी उपयोग हो जाएगा, ये भी उपयोग हो जाएगा, ये भी उपयोग हो जाएगा, और यह भी उपयोग हो जाएगा, लेकिन जब सबसे उपयुक्त पूछेगा और आपके पास 10/10 का स्क्वायर ग्रिड होगा, तो फिर आप इसको मार्क करोगे, क्योंकि यहां 1/10 को 1/100 से बड़ा दिखाना। अब वो आपको समझाते हैं कैसे। मान लीजिए आपके पास एक स्क्वायर ग्रिड है 10/10 का। 10/10 का स्क्वायर ग्रिड पता है कैसे होता है? समझा करो हर एक चीज को, तो ध्यान रहेगी एग्जाम तक, वरना ये रट्टे लगाते रह जाओगे। बेटा यहां पर ना इस तरीके से 10 कॉलम होते हैं। ठीक है, 10 कॉलम होंगे इस तरीके से आपके पास। मैं दोबारा बना देता हूं, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक लाइन और मार देते हैं 9। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आपके पास कॉलम हो गए, और इस तरीके से 10 रो होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप समझ रहे हो, ये हो गया आपके पास। अब अगर मैं दर्शाना चाहता हूं कि 1/10 या 1/100 दर्शाना चाहता हूं, मान लो 1/100। 1/100 का मतलब क्या है कि यहां पर आपके पास 100, अब ये 100 हो चुके हैं, ये आपके पास 100 हैं ग्रिड जो हैं, तो इसमें आपको एक को दर्शाना है। तो एक को कैसे दर्शाओगे? एक को इस तरीके से दर्शा दोगे, भाई ये एक बन गया, ये हो गया एक, इस तरीके से हमने दर्शा दिया। ठीक, एक दर्शा दिया। अब मुझे 1/10 दर्शाना है। 1/10 कैसे होगा कि एक का मतलब है कि ये पूरा जो है, नहीं ये ऐसे समझो कि 1/10 का मतलब कि इस पूरे को मैंने 10 हिस्सों में बांटा और इसका एक पोर्शन। तो देखो जब 10 हिस्सों में बांटा गया तो इसका जो एक पोर्शन है ये पूरा का पूरा होगा कि नहीं होगा? ये पूरा का पूरा इसका 1/10 को दर्शाएगा। ये पूरा किसको दर्शाएगा? 1/10 को। जब हम बच्चे को इस तरीके से समझाएंगे तो बच्चा क्लियरली देख पाएगा, अरे हाँ यार 1/10 तो क्या है? 1/10 तो 1/100 से क्या है? बड़ा है ना। 1/10 क्या है? 1/100 से बड़ा है। तो ये जो आपके पास स्क्वायर ग्रिड होता है ना, ये बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चे को ये सिखाने के लिए, समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है, कैसे हंसी ठिठोली मचा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग आपस में? क्या हो गया? कैसे हंसी ठिठोली मचा रहे हो? अरे हम समझा रहे हैं, आप सना से बात करने में लगे हो सारे के सारे। इधर आ जाओ भाई। ओ सना बेटा बात मत करो, करवाओ, आओ जरा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। गणित में निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग दृष्टि बाधित छात्रों के लिए नहीं किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, आपने बताया। ठीक है, नहीं किया जा सकता। चलो भाई जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा। टाइल्स, जियोबोर्ड, जियोजेब्रा या फिर टेलर सबैकस? बताओ क्या आंसर आएगा।
अरे तुम मान ही नहीं रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम सबके घर पे आके उठवा लूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। पढ़ो चुपचाप से बैठ के, क्या कर रहे हो ये, आराम से पढ़ो। चलो जल्दी से बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो बोलो बोलो। 10 का डी, टेलर सबेकस। ये कौन है टेलर सबेकस वाला, कौन था ये, कमेंट चला गया। और ये डी वाले जो भी हैं, अरे भैया दृष्टिबाधित जो छात्र होते हैं, जो आपके विजुअली चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण है। क्या है, रामबाण। जब ये पढ़ाते हैं तो उसके नीचे प्रॉपर मेंशन होता है कि दिस कैन बी यूज्ड फॉर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स और पर्संस। तो भैया ये तो बिल्कुल ये प्रयोग होता है। टाइल का भी प्रयोग हो सकता है, आपका जियो बोर्ड का भी प्रयोग हो सकता है। जियो बोर्ड किस तरीके से होता है अभी दिखा भी दूंगा, लेकिन जो जियो जैब्रा होता है इसका प्रयोग नहीं हो सकता। अब रीजन क्या है, रीजन ये भैया जियो जैब्रा आपका विजुअल के ही माध्यम से होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से आप जटिल से जटिल यानी कॉम्प्लेक्स शेप्स को, फिगर्स को बच्चे के सामने, 3D शेप्स को बच्चे के सामने प्रस्तुत करते हैं, उसको समझाते हैं। तो जब तक बच्चा देख नहीं पाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, इसलिए जियोजेब्रा का हम प्रयोग विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए नहीं कर सकते, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए नहीं कह सकते। ठीक है, चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला, हाँ अब देखो यहां पर दिखा भी दे रहा हूं आपको, ये होता है बेटा जियोजेब्रा, ये जियो बोर्ड है, सॉरी जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड का प्रयोग जो होता है ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होता है। यहाँ कीलें ठुकी हुई होती हैं और ये रबड़ बैंड होते हैं, इसके माध्यम से बच्चा आकृति बना सकता है, 2D शेप्स बना सकता है, अल्फाबेट्स बना सकता है। तो वो दृष्टिबाधित भी है तब भी वो सीख पाएगा, समझ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर आओ, देखो इसको समझाने से पहले यहां पर आ जाओ जरा, यहां पे समझाते हैं ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर का एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो। जहां भी डेसिमल नंबर्स की बात है, दशमलव संख्याओं की बात है, उनके जोड़ की, गुणा की, भाग की, जहां भी दशमलव संख्याओं की बात है वहां आपका मोटा मोटा ग्राफ पेपर मार्क कर देना। बस ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरीके को हमेशा ध्यान में रखना। जहां दशमलव संख्याओं के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी प्रयोग की जाती है, कौन सा TLM यूज किया जाता है, वहां ग्राफ पेपर मार्क कर देना। अब इस सवाल पर आओ, निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव संख्याओं का सबसे उपयुक्त प्रतिनिधित्व है, यानी मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं डेसिमल नंबर को, कहां से रिप्रेजेंट करूंगा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि यहां पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्राफ पेपर। क्या आएगा बेटा जी, ग्राफ पेपर। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है, ओके। चलो, टेलर सबेकस कैसे होता है, सुगंधा मैं आपको जब कराएंगे ना NCERT का तब, और आप तो बेटा पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, कितनी बार आपको ये चीजें बताई हैं। बीड्स होती हैं, वहां पे स्ट्रिंग्स होती हैं, उसके माध्यम से हम बच्चे को सिखाते हैं, वही आपका टेलर सबेकस है। ठीक है, टेलर के नाम पर रख दिया है क्योंकि उन्होंने इजाद किया था। ठीक है, तो टेलर सबेकस बोल दिया, बाकी समझा देंगे, बिल्कुल परेशान मत हो। अभी फिलहाल ये मानकर चलो कि जो आपका एबेकस होता है वो आपका प्लेस वैल्यू के लिए प्रयोग होता है, जोड़ गुणा भाग घटा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, बच्चों को हम सिखाते हैं। एबेकस की क्लासेस भी लगती है समर कैंप्स में, आप देखो कभी जाकर। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलो घर से, आपको समझ में आएंगी चीजें, बाकी सारी चीजें समझाएंगे जब NCERT का आपका एक टॉपिक, आपका एक सेशन लेंगे ना, उसके अंदर हर एक टॉपिक आता है। ग्राफ पेपर, जियो बोर्ड, जियोजेब्रा, ठीक है, आपका डॉट पेपर क्या होता है, सारी चीजें उसमें आपको बता दूंगा। 10 ग्राम क्या होता है, टेलर सबेकस क्या होता है, सारी चीजें बता देंगे। अभी यहां पर आओ, क्या कह रहा है, कक्षा चौथी में समरूपता और प्रतिबिंब की ज्यामितीय अवधारणाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़तोड़ उपकरण आवश्यक है। अब देखो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है जो पूछा गया था आपसे। कह रहे भाई मैं बच्चों को सिखाना चाहता हूं सिमेट्री का कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट, तो इनमें से कौन से शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग मैं करूंगा। ठीक है, द्विपक्षीय गणना फलक का यानी कि 2 साइडेड काउंटर का, बीट्स स्ट्रिंग का, डॉट पेपर का, या फिर एबेकस का। चलिए भाई जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। ठीक भाई, बातचीत क्यों हो रही है भाई इतनी, ऐसे नहीं करो बेटा। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। होता है ना, कक्षा में बैठे हैं, मतलब हमने सोचा भाई कक्षा में बैठे होंगे यहाँ पर 4000 बच्चे, यहाँ बैठे हैं 4 बच्चे,
और वो भी आपस में चें चें पें पें एक क्रॉस में कर रहा है, फिर ऐसे सीधे कर रहा है, और यहाँ पर बेचारा मेज जैसा टीचर बैठा बैठा खड़ा खड़ा पढ़ाया जा रहा है। कैसा लगेगा? अच्छी बात थोड़ी है ये। आपस में लगे हुए हो भाई, यहाँ पर लगो ना, यहाँ पर लगो, देखो बोर्ड के ऊपर ही पढ़ा रहा हूं मैं कुछ, ठीक। तो चार गिने चुने चार बच्चे हो, उसमें भी आपस में बस लगे पड़े हो। हाँ, इधर आओ जरा। देखो भाई, सिमेट्री और रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जो बेस्ट होता है वो आपका यहाँ पे डॉट पेपर बनेगा। क्या बनेगा? डॉट पेपर। बहुत बढ़िया, सी बच्चे आंसर कर रहे हैं। देखो डॉट पेपर कैसे होता है, दिखा भी देते हैं आपको। अगर डॉट पेपर यहाँ पर अगर होगा तो दिखा देंगे। हाँ है, देखो भाई, देखो यहाँ पर अगर मैं सिमेट्री दर्शाना चाहता हूँ तो सिमेट्री में कैसे दर्शाऊंगा भाई? देखो मैंने यहां से उठाकर, देखो मैंने एक त्रिभुज ही बनाया है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, मैंने त्रिभुज बनाया है। तो यहां से अगर मैं एक लाइन डालूंगा तो बच्चे को बोलूंगा देखो बेटा जैसा इधर वैसा इधर। तो सिमेट्री का कंसेप्ट समझा दिया, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट समझा दिया। मैं उसको ये तक ये भी बता पाऊंगा कि जैसे मैंने ये ए अल्फाबेट बनाया, तो देखो ये ए अल्फाबेट जो है ये इस लाइन के अबाउट क्या है? सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा इधर है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री का जो कंसेप्ट है डॉट पेपर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। समिति की अवधारणा का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कार्यनीति कौन सी है? चलिए भाई, तो किसकी बात कर रहा है? समिति की अवधारणा, सिमेट्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपके मतलब आपको बच्चे को सिमेट्री सिखाना है, तो आप किस तरीके से, किस एक्टिविटी से सिखाएंगे? एक्टिविटी आपके सामने दे रखी है, ट्राई करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 20 सेकंड का टाइमर ये रहा आप सभी के लिए। चलिए उड़ाइए क्वेश्चन को। देखिए भाई क्या कह रहा है आपसे, आया आंसर? देखो, अगर आप बच्चे को सिमेट्री का कंसेप्ट समझाना चाहते हो तो कहने का मतलब आप किस तरीके से समझाओगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने आपके सामने एक, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक पेपर ले लिया, तो मैं आपको सिखाऊंगा। मान लीजिए कि पेपर किस शेप का? रेक्टेंगुलर शेप का है। आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसको यहां से फोल्ड करूं और इसकी जो एजेस हैं, जो इसके किनारे हैं, अगर वो कोइंसाइड कर गए, ठीक है, तो ये जो फिगर होगी, ये जो शेप होगी, इस लाइन के अबाउट क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक कहलाएगी। और देखिए क्या हो गया, ये एजेस मिल गई। तो एक रेक्टेंगल शेप का था और यहां से अगर मैं एक लाइन डालता हूं बिल्कुल बीचों बीच, तो ये इसकी एजेस इन जो किनारे में मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रेखा डालता हूं, ठीक है, तो क्या यहां से भी एक इसकी एजेस यानी किनारे मिल जाएंगे? जी बिल्कुल मिल जाएंगे। यानी कि यहां पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री मिली वो कितनी मिली? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिली। तो इसके माध्यम से, पेपर फोल्डिंग के माध्यम से आप कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द परफेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित ठोस आकृति का निरीक्षण कीजिए, निम्नलिखित में से दिए गए ठोस की ऊपरी सतह आपको कौन सी आकृति दर्शा रही है? चलिए भाई जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा। कौन सी आकृति दर्शा रही है ऊपरी सतह? सभी बच्चे एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दें। अगर सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है सभी को, तो एक बार लाइक और शेयर के बटन पे जरूर क्लिक करें। तो भाई देखिए, ऊपर से ही हमें समझ में आ जाएगा। अगर आप ऊपर से इस तरीके से झांक के देखोगे तो आपको ना इनकी हाइट के बीच में डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको, हाँ, लेकिन ऊपर जो आपको दिखेगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे, 4 है ना, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो है ना ऊपर का पूरा पूरा सतह, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये 2 कौन है? पूर्णिया। पूर्णिया बेटा, ऊपर से देखोगे तो क्या सिर्फ यही दिखेगा? ये नहीं दिखेंगे क्या? कैसी बातें कर रहे हो भैया? हैं, ऊपर से देखने का मतलब जो ऊंचा है वही दिखेगा और जो नीचे वाले वो नहीं दिखेंगे। सुगंधा,
2 काहे? अरे बेटा ऊपर से देख रहे हैं तो सिर्फ यही दिखेगा क्या, ये नहीं दिखेंगे क्या? अरे मैं ये कह रहा हूं हेलीकॉप्टर से जा रहे हो मान लो आप, ठीक है, तो आपको कुतुब मीनार दिखेगा क्या, उसके आसपास वाली चीजें नहीं दिखेंगी? अरे बोलो हाँ की ना, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? हाँ, कैसी बातें करते हो? अरे पूरा ग्राउंड दिखेगा भैया, पूरा ग्राउंड दिखेगा, ग्राउंड पे जो भी चीजें होंगी सारी चीजें दिखेंगी। तुम सिर्फ इसी को लेकर बैठ गए, बाकियों के लिए आंखें बंद कर ली। चलो भाई अगला सवाल, और ये सवाल जी आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, ये सवाल रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। और आप लोगों से विनती है, आप सभी से, बेटा ये टॉप फेस होता है, टॉप फेस कैसा दिखेगा? जब मैं ऊपर से देखूंगा टॉप व्यू बेसिकली, तो आपको इस तरीके से दिखेगा। जब मैं साइड व्यू देखूंगा, जब मैं साइड व्यू देखूंगा, जब मैं इसका साइड फेस देखूंगा तो मुझे इस तरीके से नजर आएगा, साइड फेस, ये साइड फेस है, समझ रहे हैं? साइड कह लो या फ्रंट कह लो, अब इसको हम साइड कह सकते हैं, इसको हम फ्रंट कह सकते हैं, बैक कह सकते हैं, इसको फ्रंट व्यू में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, टॉप व्यू दिखेगा आपको इस तरीके, तो ये होता है। खैर अब ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। और जी हाँ, मेरी आप लोगों से सभी से ये विनती है कि जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता है आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में किया करें। गिने चुने 4 से 5 मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, ये हाल हो रखा है, तो ऐसा हाल मत करो, ये बुरा हाल हो रखा है बेटा, इस हाल को थोड़ा सुधारो, इस हाल को सुधारोगे तभी एग्जाम हॉल में आपका हाल अच्छा होगा, समझ रहे हो? तो मिलते हैं आप लोगों से अब कितने बजे? आज शाम को ठीक 5:30 बजे सेशन होगा इसी YouTube चैनल पर। बेहतरीन सेशन लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती और जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए। कितने बजे? ठीक 5:30 बजे। और साथ के साथ आप सुपर कोचिंग पर किसी भी बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपको मैंने कोड दिया हुआ है हिमांशु, HIMANSHU, इस कोड का आप यूज करके हर एक बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ के साथ अगर अभी तक किसी बच्चे ने यह टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज मैथ्स बाय हिमांशु सर, आप इस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं। मिलते हैं आप लोगों से शाम को 5:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप सभी का दिन बहुत बहुत